हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील कुशवाहा एक बार फिर आप सभी लोगों का टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 11th से आज हम लोगों का क्लास चलने वाली है। मतलब हम क्लास 11th पढ़ेंगे आज से। अभी तक जो आपने वीडियो देखा उसमें सारी वीडियो आपकी क्लास 10th की मिली, आप क्लास 9th की मिली। तो बहुत से बच्चे इसमें देख रहे थे कि सर आप 11th की कब ला रहे हैं वीडियो और आपके 12th की कब। एक्चुअली एग्जाम होने के कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। अब आपका लगातार मैं आपकी वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जिसमें से क्लास 11th क्लास 12th की पूरी वीडियो आपको मिलेगी, विद एक्सरसाइज मिलेगी। ठीक है, तो क्लास 11th का पहला ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, सेट क्या होता है इसको देखते हैं हम। सेट मीन्स आप इसे देखें तो इसे हम लोग समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? समुच्चय अर्थात सेट। क्या होता है ये सेट? हम स्टार्ट करेंगे बेटा। सेट क्या लिखा, जैसा कि हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील कुशवाहा एक बार फिर आप सभी लोगों का टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो आज की वीडियो है वो हमारी क्लास 11th है। जैसा आप देख पा रहे हैं बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, सेट। जो आपकी बुक का क्या होता है, सबसे पहला ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चूंकि आपके यूनिट एग्जाम होने वाले होंगे तो उसमें आपको ये पहला ही चैप्टर आता है सेट का। ठीक है, तो आप आइए स्टार्ट करते हैं। सेट क्या है हमारे पास, तो जैसा आप देख पा रहे हैं सेट का मतलब क्या हो जाता है, समुच्चय। तो सेट है क्या, सेट बना कैसे? सेट आप जनरली समझेंगे सबसे पहले, जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी को ग्रुप के वाइज इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक समूह बन जाता है। जैसे हमने कह दिया कि हम किसी चीजों की ग्रुपिंग कर देते हैं, हम बहुत से ढेर सारी चीजों को एक साथ कलेक्शन में ला देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रुप बोला जाता है। कि हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना करके एक ढेर सारी चीजों को ला करके हमने इकट्ठा कर दिया। लेकिन अगर वही ग्रुप, जो ग्रुप हम बना रहे हैं, अगर वो वेल डिफाइन हो जाए, प्रॉपर तरीके से चीजों को अरेंज करके रख दिया जाए, तो वो हमारा जो ग्रुप बनता है वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बुक्स होती हैं, अगर उनको एक साथ हम रख देते तो क्या हो जाता है, वो बंडल ऑफ बुक्स हो जाता है। बहुत से बुक्स का बंडल हो गया, पड़ा रह जाता है बुक्स। लेकिन अगर उन्हीं बुक को ला करके सब्जेक्ट वाइज लाइब्रेरी में जब रख दिए जाते हैं, पूरे क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज, फिर आराम से रैक में रख दिए जाते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, सेट बन जाता है। क्योंकि जब हमें सेट बन जाता है तो हमें किसी भी चीज को आसानी होती है उसको क्या करने में, खोजने में। आप किसी चीज को आपसे बोला जाता है, जब आप कभी लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरियन सर से आपने बोला कि हमें बुक चाहिए मैथ्स क्लास की। आप किस क्लास में, 11th क्लास में, तो लाइब्रेरियन सर आपको सीधा जाते हैं उस रैक से, 11th क्लास के जो रैक होता है वहां से बुक उठाते हैं और आपको दे देते हैं। तो सेट से हमको क्या फायदा होता है, सेट ऐसा क्यों बनाया जाता है? सेट का मतलब हो जाएगा फिर कि हमें किसी भी चीज को आसानी से सर्च करने में हम हेल्पफुल होता है। मतलब हम किसी चीज को आसानी से सर्च कर सकते हैं, या किसी चीज को हमें जल्दी है, हमें पता है कि ये सेट इसका है, हम आसानी से क्या कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं। जैसे आप लोग कभी मेडिकल स्टोर में जाते हैं, कोई न्यू दुकान होती है मेडिकल स्टोर में, तो वहां उस मेडिकल स्टोर में भी जो मेडिसिन होती हैं उनका भी सेट बना होता है। उनके पास एक रैक होता है, वहां ए लिखा होता है, उस रैक पर बाहर की तरफ बी मेंशन होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप कोई भी टैबलेट लेते हैं, तो अगर उस पर पहला लेटर आपका ए होता है, तो मेडिकल स्टोर में जो वर्कर्स होते हैं या मेडिकल स्टोर का ओनर होता है, वो सबसे पहले कहां जाते हैं, उस ए वाले रैक पर जाते हैं। क्यों जाते हैं ए वाले रैक पर? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेडिसिन का एक सेट बना के रखा है, जिसमें सभी जो मेडिसिन हैं वो लेटर ए से स्टार्ट हो रही हैं। तो उस वाले रैक में जाकर के आपकी मेडिसिन को सर्च करके वो बड़ी आसानी से दे देता है। इसी तरीके से आपका अगर बी लेटर से है तो बी वाले रैक में चेक कर देता। सोचिए जरा, अगर वो आप ऐसे चले जाते हैं, उन मेडिसिन का उन्होंने सेट बना के नहीं रखा होता है, तो आप सोचिए छोटी सी मेडिसिन को पूरे शॉप में खोजने में उनको कितनी प्रॉब्लम होगी। इसलिए सेट बना देने से हमें किसी भी चीज को आसानी से डिटेक्ट करने में, उसे खोजने में, या उसे हमें किसी भी चीज को उठाने देने में किसी को बहुत ही आसानी हो जाती है। हम उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये हमारा सेट के हेल्पफुल हो जाती है। अब सेट को अगर हम बोले डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, तो लिख लीजिएगा इसके डेफिनेशन में
कि आपका किसी भी चीज का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, या आपका वेल डिफाइंड आपका कलेक्शन हो जाता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो। किसी भी चीज का अगर आप देखते हैं तो जो हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, अब सेट कहलाता है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो जाता है, वेल डिफाइंड का मतलब हो जाता है कि हम उसे सुव्यवस्थित कैसे रखते हैं, सुव्यवस्थित, सुंदर तरीके से उसको सुव्यवस्थित सही तरीके से ऑर्डर में रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, समुच्चय कहलाता है, तो सेट बन जाता है। तो आप किसी चीज को वेल डिफाइन कर देते हैं, तो जैसे आपने देखा कि हमने वेल डिफाइन कर दिया, तो मैंने कहा देखिए जैसे आपकी एक ये रैक थी, आपने देखा कि ये हमारी एक रैक हो जाती है ऐसे। तो अगर ये रैक हमारी हो गई, मान लीजिए आपने यहाँ पे मैथ्स की बुक रख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या रख दिया है, इंग्लिश की बुक रख दिया है, तो आपने इस अलमीरा में ऐसे बुक्स रख दिए हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये सारी आपकी मैथ्स बुक हो जाती हैं। मान लीजिए आपकी क्लास 11th की बुक है, तो आपकी सभी बुक 11th की हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इस पे देखेंगे ये इंग्लिश की बुक हो जाती है, तो आपने देखा कि ये हमारी जो बुक है वो सारी इंग्लिश की बुक हो गई। तो जब आपने क्या कर दिया है, इन सारी बुक को एक सही तरीके से एक सही ऑर्डर में रख दिया है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइन, प्रॉपर तरीके से डिफाइन है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक ऐसे हमने रख दिया, तो यही हमारा जो कलेक्शन है वो क्या बोला जाता है, सेट। आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया होगा सेट का मतलब क्या हो जाता है। मतलब सेट का हो गया कि जब हम किसी चीजों को उनको सुव्यवस्थित ढंग से रखें, ताकि जब कभी भी हमको उनको सेलेक्ट करना हो तो बड़ी आसानी हो। तो ये हमारा वर्ड डेफिनेशन हो जाती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, थिंग्स, कुछ भी आप ले सकते हैं, किसी का भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, वो सेट कहलाता है। आई एम श्योर सबको क्लियर हो गया सेट का। अब बात करते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको नोटेशन कैसे लिखते हैं, उसको लिखते कैसे हैं। तो देखिए हम लोग इसका कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप इसे डेफिनेशन को लिख लें पॉज करके आराम से इसको, फिर इसका लिखें सेट में कि इसका हम लोग कैसे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लिख लीजिएगा रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट, रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सेट। अगर हमारे पास एक कोई सेट है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि दो चीजें, तीन चीजें यहां से बहुत मैटर करती हैं। वो क्या है, पहली बात तो जो सेट होगा, किसी भी सेट को लिखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, करली ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। सेट के लिए हम डिनोट करने के लिए सबसे पहले वी यूज, यहां से लिखेंगे वी यूज करली ब्रैकेट, वी यूज्ड करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, वी यूज करली ब्रैकेट। हम सबसे पहले करली ब्रैकेट यूज करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सेट आप हम एलिमेंट लिखते हैं, उसे हम एंड सेट इज रिटन इन कैपिटल लेटर। हम उसको कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे करली ब्रैकेट का मतलब हो जाता है, आप लोग देखते होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं, ये हमारा जो ब्रैकेट है वो करली ब्रैकेट हो जाता है। कैप सेट को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सेट ए, ऐसे लिख दिया, अब ये सेट ए हो गया और मैंने करली ब्रैकेट में लिख दिया। जो एलिमेंट्स होते हैं, तीसरी बात ये लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। किस में लिखे जाते हैं, इन स्मॉल लेटर। हम इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, AEIOU, मैंने ये लिख दिया। तो आपने देखा कि ये सेट बन गया, हमने इसको नोटेशन में लिख दिया है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब हमने दिखा क्या कि किसी भी सेट को सबसे पहले जो उसके एलिमेंट, सेट को हम कैसे लिखते हैं, उसका कैपिटल लेटर में। किसी भी सेट को अगर हमें लिखना हो, जैसे सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, तो हम उसको जैसे भी लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं।
तो ये हमारा कैपिटल लेटर हो गया। फिर इसके बाद हम करली ब्रैकेट बनाते हैं जिसके अंदर हम सारे एलिमेंट लिखते हैं। तो जैसे आपने देखा एलिमेंट आपका क्या था, ए ई आई ओ यू, मैंने एलिमेंट लिख दिया। और एलिमेंट्स को मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या हो जाते हैं, ऑलवेज किसमें होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। ये आपको पता चल गया कि हम जो सेट लिखते हैं उसमें जो हो जाता है हमारा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स होता है, और बाकी एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। अब मेथड्स देख लें इसको, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट कैसे हम इसको करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ, आप लिख सकते हैं इसको, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सेट। किसी भी सेट को हम कैसे, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ सेट, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग सेट। अब कौन कौन से मेथड हम इसको लिखते हैं, तो सबसे पहला हमारे पास जो आता है मेथड, वो कौन सा मेथड आता है, मान लीजिए हमें सेट लिख ही गया, तो हम उस सेट को कितने तरीके से लिखेंगे, कौन कौन से मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे तो इसके ऐसे तो देखा जाए तो मेनली दो होते हैं और उसमें भी दो दो पार्ट्स करके बन जाते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले आता है रोस्टर। क्या आता है, रोस्टर, या इसी आप दूसरे लिख सकते हो रोस्टर आर, इसको बोलते हैं टैबुलर। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर आर टैबुलर, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, ऐसे लिख दो, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। पहला हो गया हमारे पास रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म बोल देते हैं। दूसरा लिखते हैं हम लोग इसमें से सेट बिल्डर और इसे बोलते हैं रूल मेथड। क्या बोलते हैं इसको, रूल मेथड। इस रूल, सेट बिल्डर या रूल मेथड या रूल फॉर्म लिख, रूल मेथड लिख लीजिए आप लोग इसे, सेट बिल्डर या रूल मेथड। अब ये होता क्या है कि चलो ठीक है सर, हम तो रिप्रेजेंट करना समझ गए कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हमको उसको सबसे पहले उसे हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं और करली ब्रैकेट बना लेते हैं। एलिमेंट्स को हम उसके अंदर लिख देते हैं। अगर एलिमेंट हमारा इंग्लिश अल्फाबेट का होता है तो उस एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, बिकॉज ऑफ हम सेट को ही ऑलरेडी कैपिटल लेटर डिनोट कर चुके होते हैं। तो ये हमारा हो गया। मेथड्स कितने हो जाते हैं, दो तरीके हो जाते हैं। पहला हमारा हो जाता है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म हो जाता है। दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है, सेट बिल्डर या रूल मेथड हो जाता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि टैबुलर या रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या सीखते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला नंबर हेडिंग में डाल लीजिएगा आप लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं रोस्टर, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म मींस पहला वाला मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हो जाता है, जो भी आप एलिमेंट्स लिखते हैं सेट के, वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी उस सेट में लिस्टेड होते हैं। और सेपरेट कैसे किए जाते हैं, कामा के द्वारा सेपरेट कर दिए जाते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें से ईच एलिमेंट इन दिस फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑल एलिमेंट्स of set are listed। सभी क्या हो जाते हैं, लिस्टेड होते हैं। मतलब सभी एलिमेंट वहां पे क्या होते हैं, लिखे होते हैं, वो अलग अलग लिखे गए होते हैं। एंड आप लिख सकते हैं एंड सेपरेटेड बाई कॉमा, सेपरेटेड बाई कॉमास, कॉमा के द्वारा सेपरेट किए गए होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हमारे पास आ जाता है कि ये हमारा रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। मैंने क्या स्पष्ट रूप से आपके सामने लिखा, इसका मतलब क्या हो जाता है कि सभी एलिमेंट जो सेट के सभी अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उसमें लिस्टेड होते हैं और कॉमा के द्वारा क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट होते हैं। जैसे मैंने लिखा क्या, सेट ए, अगर मैंने लिख दिया, आपको पता है कि उसमें करली ब्रैकेट यूज किया जाएगा, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ से 2 3 5 और 7, तो मैंने एक सेट लिख दिया ये। तो देख लीजिए आप, इसमें सभी एलिमेंट को मैंने लिस्ट कर दिया है, सभी एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, बाकायदे आपको लिख दिया है। तो यहाँ पर जब हमारे पास सभी एलिमेंट लिस्टेड होते हैं, उस सेट में दिए गए होते हैं, तो वो कैसा फॉर्म होता है हमारे पास, वो रोस्टर फॉर्म, या उसे हम क्या बोल देते हैं, टैबुलर फॉर्म में लिखा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गए।
सारे एलिमेंट लिख दिए गए हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर एलिमेंट तो सेट है तो एलिमेंट तो रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, बट हम इसको लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो चीजें समझनी है। तो ये चीज तो इसमें पूरे एलिमेंट हमारे सामने लिख दिए गए हैं। तो दूसरे नंबर पे हम जब आएंगे रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वहां क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, वहां हम क्या चेंजेस ला सकते हैं, तो वो देखेंगे। पहले आप इसे आराम से नोट करें, जल्दी से इसे नोट कर लें या वीडियो को पॉज कर लें, आराम से देख लें, इसे पॉज कर लें। आगे देखेंगे सेट बिल्डर में क्या हमको मिलने वाला है। सेट बिल्डर में यहां पे सेट बिल्डर में क्या मिलेगा आपको, देखिएगा यहां से इसमें बिल्कुल सेम होता है, बट यहां पे क्या होता है सेट बिल्डर में, अगर देखें इस सेट बिल्डर में, तो यहां से एलिमेंट्स ऑफ सेट आर नॉट लिस्टेड। आप ये कह सकते हैं कि इसके में हम लोग डायरेक्टली इसके जो एलिमेंट होते हैं वो लिखे नहीं गए होते हैं, वो डायरेक्टली लिखे नहीं गए होते हैं। मतलब कि जैसे मैंने अभी सेट में लिखा कि 2 3 5 7, ऐसा वहां पे लिखा नहीं होता। फिर लिखा कैसे होता है, इसको लिखने में ये कैसे हो गया, मान लीजिए उसी सेट को मुझे लिखना था तो मैं ऐसे लिख देता कि सेट ऐसे लिख देता और फिर मैं लिखता x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x इज प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर है, और क्या है, लेस देन क्या लिख देता, लेस देन मैं लिखता 8 से कम, या आप लिख सकते हैं लेस देन 11। चलिए ये क्या है, ये मैंने क्या लिखा है सेट ए, जहां पे मैंने क्या लिखा है x:x इज, देखिए जो ये सिंबल होता है इसे नोट कर लीजिएगा, ऐसे जो सिंबल होते हैं इसको हम लोग कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलन, ये हमारा कोलन बोला जाता है। और इसको रीड कैसे करते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां से, इसको रीड जो करेंगे हम लोग कैसे इसको पढ़ते हैं, तो लिखेंगे x सच दैट, इसको पढ़ेंगे x सच दैट x इज, यहां से इज अ प्राइम नंबर लेस देन 11। तो इसे हम लोग ऐसे रीड करेंगे, क्या, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, और क्या हो जाता है, लेस देन 11। क्लियर हो गया कैसे पढ़ते हैं इसको, ये बात आपको यहां तक क्लियर हो गई कि हम इसको कैसे करते हैं, ये आपका हो गया यहां तक। तो ये आपका हो गया x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 11 हो गया, क्लियर। तो आपने सीखा क्या कि जो रोस्टर या टैबुलर फॉर्म होता है, उस रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में क्या होते हैं कि एलिमेंट्स को बाकायदे हम लिस्ट कर देते हैं। एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, सामने वो लिखे गए होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख देते हैं, जिससे हमें आसानी होती है उसे काउंट करने में। अभी आपके सामने आएगा क्या टाइप ऑफ सेट में, वहां से तो वो चीजें समझ में आएगी कैसे हम उसको बोलते हैं। तो ये हमारा पहली बात आपको मैंने क्या बताया, टैबुलर या रोस्टर फॉर्म मतलब एलिमेंट को लिस्ट कर दिया जाता है। दूसरा सेट बिल्डर या रूल मेथड में क्या कर देते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिस्टेड नहीं होते, उसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब वर्ड के फॉर्म में, वर्ड फॉर्म के रूप में हम लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, सेट बिल्डर या रूल मेथड हो जाता है। जब अब हमने क्या सीख लिया, सेट क्या हो जाता है, आप मेरे साथ बोलिए फटाफट, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। किसी भी वस्तुओं का अगर हम वेल डिफाइंड तरीके से सुसज्जित सुव्यवस्थित रखते हैं, वो हमारा सेट बन जाता है। फिर सेट बन गया तो सेट को हम नोटेशन क्या क्या होता है, तो आपने देखा कि जो सेट होता है सबसे पहले कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सेट को कैपिटल लेटर में लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि सेट हमारा कैपिटल लेटर हो गया, तो उसके बाद हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं जिसे हम मजला कोष्टक बोलते हैं। फिर इसके बाद जो एलिमेंट्स अवयव होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यदि if जो elements are in alphabet then it is written in a small letter। अगर वो अल्फाबेटिकल है, इंग्लिश अल्फाबेट हैं, तो उनको हम स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं सेट में। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हम सेट हो गया। अब मेथड कौन कौन से होते हैं, 2 मेथड मैंने बोला, कौन से, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म, इसमें एलिमेंट लिस्टेड होते हैं। दूसरा सेट आर बिल्डर या रूल मेथड, इसमें एलिमेंट लिस्टेड नहीं होते बट कुछ ऐसा फॉर्म लिखा होता है। एक सिंबल आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा, ये कोलन बोलते हैं एक सिंबल, और यहाँ पे कभी कभी यूज होता है, उसे ऐसे लिखा होता है यहाँ पे, वो सच दैट होता है, इसे आप लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं सच दैट। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे सच दैट, ये हो गया। अब आप यहाँ से समझ गए रिप्रेजेंटिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं सेट की तरफ, तब तक आप इसे पॉज करें, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें, नोट कर लें जल्दी से इसे आराम से।
और इसमें मैं करा दूं आप लोगों को एक और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। और ये आपको यहां तक क्लियर हो गया। अभी मैं आपको क्वेश्चन इसमें दूंगा, क्या आपको बता पाएंगे क्या ये सेट होगा या नहीं होगा। तो आपको यहां से हमें पता चल गया कि हमें ये आपने रख दिया कि आपने ये नोट कर लिया कि कैसे हम लोग इसे पूरी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट करने के बाद अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसमें टाइप्स कितने होते हैं। हम लोग देखें तो इसमें टाइप्स कितने होंगे। तो आप लोग लिखेंगे सबसे पहले सेट के टाइप्स में देख लें, टाइप्स ऑफ सेट में देख लें, टाइप्स ऑफ सेट में देख लें, टाइप्स ऑफ सेट देख लें क्या हो जाते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। सबसे पहला ही मैं बोलूंगा आपको, क्या इसे बोलूंगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसे बोलते हैं नल सेट या वाइड सेट। ये ऐसे हम इतने नाम इसको बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं। वह एम्प्टी का मतलब क्या हो जाता है, खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो। ऐसा सेट जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार के आपके क्या हो एलिमेंट ही ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा एम्प्टी सेट हो जाता है। मीन्स आप इसके डेफिनेशन लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे यहां से, अ सेट हैज नॉट ऐसे लिख लो, a set having no elements। एक ऐसा सेट जिसमें कोई आपके पास एलिमेंट ही ना हो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब खाली हो गया, मतलब कोई एलिमेंट ही आपके पास नहीं है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, एम्प्टी, या हम लोग बोल देते हैं उसको नल या वाइड सेट बोल देते हैं। क्लियर है। तो अ सेट क्या लिख देंगे, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, उसे नो एलिमेंट्स हम लोग उसे क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट बोल देते हैं। क्लियर है सबको यहां से। या आप इसे दूसरा लिख सकते हैं, अ सेट, जो आप लोग लिखना चाहें दूसरे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं दूसरी तरीके, अ सेट which has not contains any element, कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो क्या हो जाता है, हमारा एम्प्टी सेट हो जाता है, मतलब कि उसमें कोई एक भी एलिमेंट हो ही ना। तो अब ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। अब इस एम्प्टी सेट को या नल सेट को या वाइड सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए ए हमारा एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो जाएगा, फिर इसे रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम इस कर्ली ब्रैकेट पे कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, तभी तो इसको हम बोल सकते हैं कि खाली है, बोलिए, तभी तो हम बोलेंगे यहां से कि कोई एलिमेंट है ही नहीं, अर्थात ये पूरी तरीके से खाली है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, एम्प्टी या नल सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने खाली रख दिया। या इसका दूसरा भी होता है, हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं इस सिंबल का। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फाई हो जाता है, ये हमारा फाई सेट हो जाता है। तो अगर ऐसा भी लिखा है तो एम्प्टी सेट है। जैसे मैंने बोल दिया B इज इक्वल टू, मैंने ऐसे बना दिया, एम्प्टी सेट है। केवल मैंने ऐसे बना करके B इज इक्वल टू आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, तब भी ये क्या है, एम्प्टी सेट है। मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, कोई भी अवयव नहीं है। तो आपके पास ये हो गया। ठीक है, इसे आप यहाँ से नोट कर लें। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ किसको हम एम्प्टी सेट बोल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको आराम से, पॉज करके इसे नोट करें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां से। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। एक सेट आप देखेंगे कैसा सेट होगा, आपको बताना है। जैसे मैं लिख रहा हूं A इज इक्वल टू x:x is a even फैक्टर ऑफ 15। अब बताइए क्या लिख रहा है यहां से, A जो है वो ऐसा सेट है
ए जो है वो कैसा सेट है हमारे पास, जिसमें कि अगर आप 15 का फैक्टर करते हैं तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो 15 का फैक्टर आप करें तो उस सेट में जो x की वैल्यू होगी, सेट तब बनेगा जब उसके फैक्टर में कोई इवन नंबर होगी। तो आप बताइए 15 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाएंगे, आप यहां से इसको फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, देखें अगर आप इसको लिखें तो फैक्टर में आप क्या लिख सकते हैं, यहां से जैसे आप यहां से मल्टीपल तो अलग चीज हो जाती है, आप मल्टीपल और फैक्टर समझ लिए। मल्टीपल का मतलब हो जाता है इसी के आप टेबल लिख दे तो वो मल्टीपल बनता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखें तो वो मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन अगर यहां से फैक्टर की बात करें तो फैक्टर में क्या क्या हो सकता है 15, जैसे ये क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसका 5 और क्या होगा आपका पास 15। तो आपने देखा कि ये फैक्टर हो सकते हैं, मतलब यहां से ये इससे भी डिवाइड हो सकता है, इससे सारे हो जाएंगे। तो क्या आपको इसमें इवन कोई मिल रहा है क्या, इसमें आपको कोई इवन मिला क्या, कोई इवन आपके पास है, कोई इवन नंबर इसमें है ही नहीं जब आपके पास। तो आप इसका मतलब ये आप इसमें फैक्टर लिख सकते हैं, ये इतने फैक्टर हैं आपके पास। तो 15 को अगर आप देखें तो ये इतने फैक्टर हैं, तो इसका मतलब सेट एक ऐसा हो गया आपके पास, ये आपके पास एम्प्टी सेट हो गया, अर्थात इस पे कोई भी आपका एलिमेंट आया ही नहीं जैसा आपने कंडीशन लिखा। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो गया नल या वाइड या एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर हो गया, आपके पास कुछ नहीं है, देखें यहां से कोई एलिमेंट नहीं है। दूसरा नंबर डालेंगे आप लोग सिंगलटन सेट, जिसमें कि नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन का मतलब क्या हो जाता है, सिंगलटन का मतलब आप लोग जान रहे हैं, सिंगलटन मींस क्या हो जाता है, जिसमें सी सिंगल एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट होगा वो सिंगलटन सेट हमारा हो जाएगा। लिख लेंगे इसको दूसरा नंबर में, सिंगलटन सेट, इसे बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये क्या हो जाता है, आप लिखेंगे अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं सिंगलटन, या हम उसको इसी को आप कभी कभी लिख देता है यूनिट सेट भी लिख देता है, ठीक है। ये हमारा यूनिट सेट भी हो जाता है। तो आप देखें कि इसमें क्या बोल रहा है, हैविंग ओनली, ओनली शब्द समझिए, वन एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे आप यहां से देखें तो a इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ऐसे, मैंने लिख दिया 5, तो आपके पास एक एलिमेंट है इसमें। मैंने लिख दिया आपके पास b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मॉल a, अभी भी कितना एलिमेंट है यहाँ से है। मैंने c इज इक्वल टू लिख दिया आपके पास ऐसे और ब्रैकेट में लिख दिया 5। तो कुछ तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यह 5 का मतलब क्या होता, आप तो इम्पटी बता रहे थे यहाँ कैसे, जब 5 विदाउट ब्रैकेट लिखा गया हो, समझिएगा जब 5 मैं बिना ब्रैकेट के लिख दूं, करली ब्रैकेट से बाहर लिख देता हूं, तो वो हमारा इम्पटी या नल या वाइड सेट बोला जाता है। लेकिन अगर मैं किसी उसके करली ब्रैकेट के अंदर ला के लिख देता हूं तो वो एक एलिमेंट की तरीके ट्रीट होता है। इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, सेट सी का एलिमेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सेट सी का एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन या यूनिट सेट हो जाता है। क्लियर हो गया, एक एक। अगर आप दूसरा देखें, मान लीजिए मैं इसको ऐसा लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूं डी, ठीक है, डी इसको लिख देता हूं, डी एक सेट है x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब आप खुद देखिए, इवन प्राइम नंबर की बात करूं तो डी एक ऐसा सेट है जिसमें क्या हो जाता है, इवन प्राइम नंबर होंगे। तो आप खुद से बताओ इवन प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं, आप लोग बताएं इवन प्राइम कौन कौन सी हो गई, इवन और प्राइम, प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है, ऐसी नंबर, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, एक ऐसी नंबर जिसमें केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, या वो केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकती है, या तो खुद से होगी या तो 1 से होगी, उसमें 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। अब आप डिविजिबल नहीं बोल सकते। हम लोगों को क्या हो जाता था, प्रीवियस क्लासेस छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि प्राइम नंबर्स जो हो जाती हैं, जिन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलती हैं, वो क्या है कि जो केवल अपने से कट जाए तो वो हमारी प्राइम हो जाती है। ऐसा नहीं है, प्राइम का मतलब बड़ी क्लासेस में हो जाता है नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 ही फैक्टर होते हैं, वो आपके क्या कहलाती है, प्राइम। जैसे आप, मैं प्राइम फैक्टर का मतलब आप समझ लो, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगी, और जैसे 2 लेता हूं और 1 से भी हो जाएगी, तो 2 1 से भी है और 2 से भी, मतलब क्या हो जाएंगे, 2 हो गए। या एक सिंपल बहुत एकदम ऐसे अपने समझने के लिए लिख सकते हो, जैसे 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 को या तो आप 1 into 3 लिख सकते हो, या तो 3 into 1 लिख सकते हो। दूसरा 2 से के आपसे तीसरा कोई मेथड नहीं है जिसको आप लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। 5 को आप लिख के बताओ क्या कर सकते हो, 5 को लिखिए, 5 को लिखोगे क्या,
1 इंटू 5 लिखोगे और 5 इंटू 1 लिख सकते हो, कोई दूसरा है? नहीं लिख सकते हो ना, इसका मतलब ये प्राइम है। अगर आप कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट देख लें, कंपोजिट का मतलब जैसे मैं 4 ले रहा हूं, भाज्य संख्या है, कंपोजिट में मैंने बोला आप 4 को क्या लिख सकते हो, आप 1 इंटू 4 लिख सकते हो, 4 इंटू 1 लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। तो कितने मेथड हो गए? 3। मोर देन 2 जैसे हो जाएंगे वो कंपोजिट में चला जाएगा। तो क्वेश्चन आपके पास क्या था कि x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर, मतलब इवन हो प्राइम हो, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, वो है 2। एक ही आंसर ही होगा आपके पास 2। तो मतलब d कैसा सेट हो गया फिर आपके पास? आप बोलेंगे सर ये तो हमारा सिंगलटन सेट हो गया। क्लियर है? एक सेट आपको ये क्लियर हो गया कि एक हमारे पास ये आ गया। आगे बढ़े, अगर सिंगलटन सेट हो गया तो अब यहां से मैं इसको एरेज कर रहा हूं, लिख रहा हूं आपको फाइनाइट सेट लिख लेंगे हम। इसके बाद फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट जैसा इसमें लिखा गया इसके नाम से, फाइनाइट सेट का मतलब हो जाता है, आपको मैं समझाऊं, फाइनाइट का मतलब जिसे हम पा सकें। पा सकने का मतलब सेंस ये है कि किसी भी सेट में जो एलिमेंट लिखे गए हों वो काउंटेबल हों, उन्हें हम काउंट कर सकें, वो सेट हमारा कैसा कहलाता है? फाइनाइट सेट कहलाता है। और इनफाइनाइट सेट का मतलब एक ऐसा सेट हो जाए जिसमें हम उसे पा ही ना सकें, अर्थात उसके एलिमेंट्स कितने हैं इस बात की कोई गारंटी हम ना ले सकें, ना काउंट कर सकें, वो हमारे इनफाइनाइट सेट हो जाते हैं। तो फाइनाइट वाले सेट में तो समझ में आ गया कि सर ठीक है, हम जिसे काउंट कर सकते हैं वो हमारा फाइनाइट सेट हो गया। जैसे मैं बोलूं A इज द सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर मैं बोलूं एक्स ए जो है वो क्या है? एक सेट है, किसका सेट है? वोवेल्स का सेट है, किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। तो आप बताओ, खुद ही बताओगे ना, AEIOU 5 हो गए, तो ये काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट है, आप इसे काउंट कर सकते हैं। तो लिख लीजिए इसमें से फाइनाइट सेट में डेफिनेशन में आप लिखना चाहते थे, इसे लिख लीजिए फाइनाइट सेट का। A set consists of finite numbers of element। फाइनाइट यहां से क्या है? फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट। अगर हमारे पास एलिमेंट क्या हो? कंसिस्ट हो, कैसा कंसिस्ट करता हो? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। या आप लिख सकते हो जिसमें एलिमेंट्स ऑफ a set whose elements are countable, elements are countable। अगर वो काउंटेबल हैं, वो क्या हो जाते हैं? एसेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? इज नोन एज, आप लिखेंगे नोन एज फाइनाइट सेट। क्या हो जाते हैं हमारे पास? वो हमारा हो जाता है फाइनाइट सेट। हो गया फाइनाइट सेट, मतलब गिन सकते हैं, या कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाता है? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, हम गिन सकते हैं। जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से या आप लिख लेंगे, इसे पॉज करके लिख लेंगे। देखिए अब मैं आपके सामने एक सेट लिख रहा हूं फाइनाइट सेट का एग्जांपल में। कैसे? जैसे मैंने लिखा A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6। अब आप देख सकते हैं, इसे आप काउंट कर सकते हैं। जब आप इसे काउंट करेंगे तो ये कार्डिनल नंबर आप सेट ए लिख सकते हैं कि नहीं? कितने एलिमेंट्स हैं? 4 और 5। बताइए इसे काउंट कर सकते हैं कि नहीं? मतलब इसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। देख लीजिएगा, कार्डिनल नंबर, ये कार्डिनल नंबर बोला जाता है ऐसे, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं आप उसे लिख दीजिए, वो कार्डिनल नंबर हो जाएगा। मतलब आप इसे क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। बातें क्लियर है? इसे अगर काउंट कर पा रहे हैं तभी हमारा क्या हो गया? फाइनाइट हो गया। आगे मैं फिर लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू क्या हो गया? x सच, यहां से x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर आपके पास लेस देन 100। अगर आप 100 से कम, ये x कैसा सेट है? b कैसा सेट है? b तो सेट है प्राइम नंबर का, बट कैसा? लेस देन 100। 100 से कम प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट है। आप खुद सोच के बताओ, आप 1 से 100 तक में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन्हें आप काउंट कर सकते हो या नहीं?
यस या नो कर सकते हैं। आपको पहले से ही पता होता है कि इसमें कितने हो जाते हैं। आप ऐसा करोगे तो आपके पास टोटल कितने एलिमेंट हो जाते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी में 25, कितने हो जाते हैं 25। मतलब क्या है कि आप इसे काउंट कर सकते हो। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है। चलें अगला लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। इसे आप लोग लिखेंगे इनफाइनाइट सेट। आगे लिख लेंगे यहां से हम लोग इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है इनफाइनाइट सेट का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा सेट जिसको हम काउंट ही ना कर सकें। मतलब हो गया, आप लिख सकते हैं ए सेट, आप लिख सकते हैं ए सेट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास कैसे इनफाइनाइट नंबर हो, मतलब अनकाउंटेबल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो कैसे हो, अनकाउंटेबल हो। कैसे हो, अनकाउंटेबल हो, मतलब आप उसे गिन ही ना सकें। वो क्या कहलाता है हमारे पास, फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, सेट ए, मैंने लिख दिया सेट ए इज इक्वल टू 2 4 5 7 डॉट डॉट डॉट, मैंने ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब आपसे मैं पूछूं बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए बता दो जरा, आप कितने एलिमेंट हैं, तो क्या आप काउंट कर सकते हैं क्या, सोच के बताइए। आप इसे काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लास्ट में कहां तक जाना है ये तो पता ही नहीं है। आपने डॉट डॉट कर दिया मतलब इनफाइनाइट चले गए, तो काउंट किया ही नहीं जा सकता। इनफाइनाइट तक नंबर ऑफ टर्म्स हो गए तो इसका मतलब एलिमेंट्स हो गए, वो हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। तो आप इसे लिख लीजिएगा, ये हमारा ऐसे डॉट डॉट से ही पता चल जाता है कि हमारा कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसे भी आप नोट कर लें। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, लिख लीजिए। क्लियर हो गया। आगे देख लें इसको। इसके बाद आप लिखेंगे इसमें से इक्वल सेट, लिख लेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट्स का मतलब क्या हो जाता है, इक्वल का मतलब हो जाता है, आपको पता है होता है समान। समान का मतलब हो जाता है जिसमें बराबर हो। अगर आपके पास दो सेट हो, एक सेट ए हो और एक सेट बी हो, एक सेट ए हो और एक सेट बी हो, तो जैसे आपने देखा कि एक सेट ए है, मतलब इसके एलिमेंट 1 2 मैंने 3 लिख और 4 लिख दिया, और आपके पास सेट बी मैंने लिख दिया यहाँ से 4 3 1 और मैंने 2 लिख दिया। अब आपके सामने दो सेट लिखे गए, तो इसका मतलब आप इसे इक्वल तब कह सकते हैं, पहली बात दोनों में कार्डिनल नंबर सेम आना चाहिए, दोनों के एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए। साथ ही साथ एलिमेंट की संख्या बराबर हो गई, और क्या होना चाहिए, अगर हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखो तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन में, नोट करेंगे आप। डेफिनेशन क्या है, अ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इफ every element of set A is in set B and vice versa। vice versa का मतलब vice versa का मतलब बिल्कुल उल्टा। इसी तरीके क्या हो गया कि सेट ए सेट बी के इक्वल तब कहा जाएगा जब सभी अवयव सेट ए के कहां हो, सेट बी में हो। सेट ए के सभी एलिमेंट क्या हुआ, वाइस वर्सा, मतलब कि सेट ए के सभी एलिमेंट आप देख लें। इसका मतलब फिर मैं लिखा दूं, पहले आप इसे पढ़ लें, देख लें कि आपका ये हो गया क्या कि सेट ए जो है आपका वो सभी एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए, और वैसा ही ऐसा नहीं कि सेट बी के एलिमेंट भी कहाँ होने चाहिए, सेट ए में। मैंने लिखा है ना वाइस वर्सा, मतलब जैसे ए से बी की तरफ हो वैसा बी से ए की तरफ भी होना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वल सेट कहलाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं
ये क्या लिखा गया है, सेट ए में है और आपके 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और इसमें 4 3 1 है, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इक्वल है और सेम एलिमेंट है, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट बोला जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल सेट बोला जाएगा। ठीक है, आगे एक इसी का एग्जांपल और देख लेंगे। जैसे ए सेट ऑफ लेटर ऑफ वोल्फ, ठीक है, और आपके पास बी जो है सेट ऑफ लेटर ऑफ फॉलो। आप देखें फॉलो और वोल्फ दोनों का अगर आप सेट बनाइए तो सेट ए को क्या लिखेंगे, आप इसे लिख लेंगे W लिखेंगे, O लिखेंगे, L लिखेंगे और F लिख देंगे। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता, भले ही वो कई बार लिखा गया हो। तो आप B बना लें, अगर आप B बनाते हैं B का सेट, तो B क्या है, फॉलो, यहाँ F लिखेंगे, O लिखेंगे, L लिखेंगे और W लिख देंगे। तो बोलिए दोनों पर एलिमेंट सेम हो गए कि नहीं हो गए? तो जब दोनों के एलिमेंट ही हमारे सेम हो गए तो आप इसे कह सकते हो कि सर फिर इसका मतलब A जो है वो सेट B के इक्वल है। बिल्कुल, सेट A सेट B के इक्वल है। आपने देखा कि दोनों के एलिमेंट ही समान हो गए, वो हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस हिसाब से आपने सेट सीखा। मैंने आपको सेट पढ़ाने की कोशिश किया, पूरा समझाया। आप समझ लें, एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें, अपनी कॉपी बना लें नोट्स, उसमें से स्टार्टिंग से आराम से फिर से उसे पढ़ें, 1-2 बार और वीडियो देख लें, आपका ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी जो अभी फिलहाल आपसे बाहर हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।